कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली तस्वीरों को देखें तो ऐसा लगता है कि मानो लोग ही तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। बाजारों में बगैर मास्क लगाए लोगों का हुजूम और पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़ कोरोना की तीसरी लहर के दरवाजे खोलती दिखाई दे रही है। दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, आगरा, बस्ती हो या फिर बेंगलुरु, जगह भले ही अलग अलग हो, लेकिन डराती भीड़ की तस्वीरें कमोबेश एक जैसी हर जगह दिखाई दे रही है। भीड़ के ऐसे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जता चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहे। देश के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रिलैक्सेशन में लगातार भारी भीड़ सड़कों पर दिखाई देती है। राजधानी दिल्ली की अगर खबर जाने तो दिल्ली में भी बाजारों में बढ़ती भीड़ डराने वाली है। कोरोना की दूसरी लहर अभी भी जारी है, लेकिन भीड़ के दिल से मानो कोरोना का डर ही निकल चुका है। लोग पूरे परिवार के साथ बाजारों में घूमने और खरीदारी करने के लिए निकल पड़े। कोरोना के नियमों का पालन न होने पर सख्ती बरतते हुए आखिरकार दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट को और नायवाला मार्केट को रविवार रात 10 बजे तक के लिए बंद करने का आदेश देना पड़ा है। इसके अलावा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 के मार्केट को भी कोरोना नियमों का पालन न होने पर सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ रोहिणी के अवंतिका मार्केट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया है। देश भर में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे देश के अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली में मौजूद हैं हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी, वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से जुड़ रहे हैं जहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं, नागपुर से तुषार कोले, साथ ही साथ आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का हाल जानते हैं। जावेद, क्या लोगों ने कुछ सीख ली है, एहतियात बरत रहे हैं या लापरवाही लगातार जारी है? क्या है जमीनी हकीकत मुंबई में मार्केट में? देखिए, दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में बड़ा एक्शन कर लिया गया था। गफ्फार मार्केट और नायवाला मार्केट करोल बाग में बंद की गई थी। गफ्फार मार्केट के पास ही हम मौजूद हैं। ये करोल बाग की फुटवियर थोक मार्केट है और मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ सुबह सुबह काम धंधों के लिए लोग पहुंचे हैं। यहाँ मास्क फिलहाल आपको सबके चेहरे पर नजर आएंगे, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ पर एक भीड़ थी और ऐसे बहुत लोग हमें नजर आ रहे थे जिनके चेहरों पर मास्क नहीं थे। लेकिन अभी अगर मैं देखिए, ये गली है, ये मार्केट में अभी आप देखेंगे दुकानों के बाहर उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है। संभवतः हमारे पहुंचने के बाद ये स्थिति बदली है। सर, ये बताइए कि सुबह में हम देख रहे हैं कि हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है ऐसे विजुअल, बहुत सारे लोगों के ऊपर मास्क नहीं है, भीड़ नजर आ रही है, कई मार्केट आपके पड़ोस की बंद की गई है। तो क्या लगता है कि आपको चिंता नहीं होती इस बात की? कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? क्या क्या व्यवस्थाएं? कोरोना की चिंता सबको है, सबको प्रॉब्लम है, पर हमारी मार्केट में आप देख सकते हैं हर दुकानदार के चेहरे पे मास्क होगा, हर स्टाफ के चेहरे पे मास्क होगा। हम अपनी तरफ पूरी एहतियात रख रहे हैं और सबके काउंटर पे आपको सैनिटाइजर बोतल नजर आएंगी पड़ी हुई। और क्या क्या आप प्रिकॉशन ले रहे हैं यहाँ पर? हम सर सबसे पहले कस्टमर का यही चेक करते हैं, कस्टमर ने मास्क नहीं लगा रखा तो हम उसको एंट्री नहीं करने देते। उसको बोलते हैं पहले मास्क लगाओ और सबसे पहले उसके हाथ सैनिटाइज कराते हैं। बाकी बाहर रोड का है उसकी हमारी गारंटी नहीं है सर। रोड पे लोगों को जाकर हम समझा सर कह ही सकते हैं, बाकी उनके ऊपर ये दुकानदार है अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं। सर, बाहर भी हम देख रहे हैं बहुत लोगों ने मास्क नहीं पहना था जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, सामान ढो रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। तो क्या लगता है कि आपको आपके पड़ोसी एक मार्केट बंद हुई है, कोरोना नियम का पालन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, ऐसा है, हम लोगों की मार्केट में रोज 2 घंटे में ये लाउड स्पीकर आप देख रहे होंगे, ऊपर आप दिखाएं, तो हर 2 घंटे में हम लोग यहाँ अनाउंसमेंट करते हैं कि हर जो व्यक्ति है, जो दुकानदार है, वो इस कोरोना नियमों का पालन करे, प्रोटोकॉल का पालन करे, खुद भी करे। कह रहे हैं कि ये पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोरोना नियमों का पालन हो, लेकिन सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर इकट्ठा है। और देखिए, फिलहाल अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहा है जो मार्केट की तरफ से लाउड स्पीकर लगाया गया है। दुकानदार तो कह रहे हैं कि हम एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही लोगों की ओर से देखने को मिलती है। लेकिन यह हाल दिल्ली का नहीं है, बल्कि कई और शहरों में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। मुंबई का रुख करें तो मुंबई में भी बाजारों की भीड़ डराने वाली है। दादर सब्जी मंडी हो या फिर वहां का क्रॉफर्ड मार्केट, सैकड़ों की संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए निकल पड़े हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुंबई में भी कोरोना के केस बढ़ते हुए देखे गए और इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। मार्केट की ये तस्वीरें हैं,
तीसरी लहर की चेतावनी का भी इन लोगों पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र सरकार भी अब ऐसे लोगों पर सख्ती की बात कह रही है जो तीसरी लहर का न्योता देते हुए दिख रहे हैं। तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई कि जो तस्वीरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, वो डराने वाले हैं और थर्ड वेव को एक तरफ इशारा देते हैं। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में भी ऐसी ही कंडीशन है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना मास्क के भीड़ गैदर कर रहे हैं। इसको देखिए, लोगों ने इसकी जवाबदारी ली है और लोग उसको निभाते भी हैं। कुछ लोग जो इस तरीके की हरकत करते हैं, जो कोविड के नॉर्म्स को पालन नहीं करते, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी हम आस्ते आस्ते जो है आने वाले दिनों के अंदर मुंबई खोलेंगे, महाराष्ट्र खोलेंगे। अगर नहीं खोलेंगे तो फिर लोगों को होगा क्या? एक तरफ तो केंद्र सरकार ने जो थी नौकरियां वही गंवा दी है, बाकी जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी दुकानें चलाएंगे, किस तरीके से अपना धंधा कराएंगे, घर में बैठ के कितने दिन तक खाएंगे, या कोई भी सरकार जो है कितने दिन तक का उनको संभाल पाएगी। तो जब हम ओपन अप करेंगे तब और रिस्ट्रिक्शन हम कड़क करेंगे ताकि कोविड को भी दबा के रखा जाए और लोगों के भी कारोबार चले। सरकार कह रही है कि उपाय किए जाएंगे। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष, सरकार कह रही है कि एहतियाती कदम उठाए जाएंगे, क्या है जमीनी हकीकत जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त? प्रशांत, जब हम सुबह यहाँ पर पहुंचे थे तो शायद ही किसी ने अपने मुंह पर मास्क लगाया था, और अभी की तस्वीरें, जो ताज़ा तस्वीरें हैं, वो आपको दिखाना चाहेंगे कि न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची। यहाँ की लोगों की भीड़, जो दुकानदारों की, जो सुपर स्प्रेडर्स हो सकते हैं, क्योंकि इन लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं। न्यूज़ 18 की टीम पहुँचने के बाद अब बीएमसी हरकत में आई है। बीएमसी की यहाँ पर वैन आई है और जो लोग भीड़ करके खड़े थे उन्हें बाहर निकालने का काम चल रहा है। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उन लोगों से फाइन लेने का काम चल रहा है। जैसे दृश्यों में आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अब लोग अपने मुंह पर मास्क चढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। दुकानें जो हैं, जो लोग रास्तों पर सुबह से बैठे थे, अब बीएमसी के आने के बाद अपनी दुकानों को समेटने का काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके लोग आपको नजर आएंगे जिन्होंने अभी भी मास्क अपने चेहरों पर नहीं लगाया है। बीएमसी की यहाँ पर टीम पहुँची है, उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। मैडम, क्या कार्रवाई करेंगे? इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है दादर में। कोई जवाब नहीं है। ये प्रशासन के लोग हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं। सुबह से लेकर जो यहाँ पर आशीष, ये महसूस किया जा सकता है कि अगर मार्केट खुल रहे हैं तो ये लापरवाही खुद लोगों की ओर से है। नागपुर का क्या हाल है? तुषार हमारे सहयोगी नागपुर में मौजूद हैं। तुषार, क्या आप देख पा रहे हैं, लोग सजग हुए या लापरवाही अब भी? जी, अगर देखा जाए तो आज नागपुर में वीकेंड लॉकडाउन है। इसके बावजूद भी अगर नागपुर की सब्जी मंडी का ये नज़ारा देखोगे आप तो सीधे तस्वीरें हैं। बड़ी तादाद में लोग रास्ते पे उतरे हैं और ख़रीदने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ एक देखने को मिलता है कि लोगों ने ठीक से मास्क नहीं पहने हैं। वो दुकानदार हो या यहाँ आने वाले ग्राहक हो, ज़्यादातर लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं। और अगर महाराष्ट्र का देखा जाए तो आज भी महाराष्ट्र में 8 से 10 हज़ार रोज़ाना नए मामले सामने आए। इसके बावजूद भी लोगों का जो बर्ताव है हमें ऐसे देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ही तीसरी लहर आने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। इसके कारण प्रशासन भी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन होने के बावजूद भी अगर आप नागपुर का ये सब्जी मंडी का हाल देखोगे तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। तो इससे पता चलता है कि लोगों में गंभीरता नहीं है। आज भी कोविड के जो सख्त कानून है या जो नियमावली है वो लागू है, उसके बावजूद भी अगर आप इस मार्केट में देखोगे तो लोगों ने मास्क, बहुत सारे लोगों ने मास्क तो पहने, लेकिन मास्क वो उनके नाक के नीचे है, जिसका कोई ये बात लोगों को खुद फायदा समझनी होगी कि उनकी अपनी लापरवाही उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है और एक बार फिर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी है तो लोग पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं ताकि गर्मी से निजात पा सकें, लेकिन ऐसा करने से लोगों को कोरोना को भूलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर दिख रही भीड़ साफ इशारा कर रही है कि जानकारों की भी ये तीसरी लहर की चेतावनी बेवजह नहीं है। मनाली हो, नैनीताल, धर्मशाला, पहलगाम, यहाँ से आती ये तस्वीरें दहशत पैदा करती हैं। लोग बिना मास्क के सैकड़ों की संख्या में इन शहरों में घूम रहे हैं। साथ ही साथ ऐसी भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा भी दे रही है।
जबकि बार बार इन्हें सचेत किया जा रहा है, उसके बावजूद ऐसे पर्यटक स्थलों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नैनीताल में बढ़ती भीड़ और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब नैनीताल जाने के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को जरूरी कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने वाली गाड़ियों को शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी। आदेश के मुताबिक होटल में बुकिंग का स्लिप होना भी जरूरी है। प्रशासन के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने पर आमादा लोगों पर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और तमाम दूसरी धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया जा रहा है। नैनीताल में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट रश हो रहा है और इसके लिए जो हम लोग का ट्रैफिक क्लॉग हो रहा है, हम लोगों ने 3 तरीके के अलग स्लिप्स बनाए हैं। जो बाइक्स जो बाहर से आ रही हैं, जो टूरिस्ट की बाइक्स हैं, वो उनकी पार्किंग, डेडिकेटेड पार्किंग जो है यहाँ पे रूसी बाईपास और नारायण नगर जो पार्किंग है वहाँ पे हम लोग कराएंगे। वहाँ से वो लोग शटल सेवा के थ्रू जा सकते हैं। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगी जो भी लोग जनपद नैनीताल घूमने आना चाहते हैं, कृपया करके अपनी रैट या ट्रूनैट या RT-PCR कोई ना कोई रिपोर्ट ज़रूर साथ में लेकर के आएँ। और नैनीताल में हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट मौजूद हैं। वीरेंद्र, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? नैनीताल में सख्ती का कोई असर हुआ है या लोगों की लापरवाही लगातार जारी है? देखिए प्रशांत, जिस तरह से पिछले वीकेंडों में नैनीताल को लेकर तस्वीरें सामने आई, चाहे वो मुक्तेश्वर, नैनीताल, रामगढ़ या तमाम उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थलों पर जो जिस तरह की तस्वीरें आई है, लेकिन उसका असर आज दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से कल नैनीताल जिला प्रशासन ने कंपलसरी कर दिया है कि RT-PCR आपको लाना होगा, ट्रूनेट या फिर एक टेस्ट कोई लेके आना होगा। इसके अलावा आपका होटल बुकिंग होना चाहिए। अगर आप कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हैं नैनीताल में, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। आपदा प्रबंधन एक्ट समेत तमाम जो धाराएं हैं उनमें आप पर मुकदमा दर्ज होगा। वीरेंद्र, यही एक बात है कि क्या लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं? अगर लोगों से आपकी बातचीत हो पा रही है, अगर वो कुछ आंसर कर पाएं कि क्या इनकी लोगों की ही लापरवाही प्रशासन को सख्ती के लिए मजबूर नहीं करेगी, तीसरी लहर को निमंत्रण नहीं देगी? देखिए, अभी सुबह का वक्त है। हालांकि लोग अब जो पर्यटक हैं वो नहीं निकले हैं होटलों से, या फिर जो जिनको नैनीताल आना है उनको अभी एंट्री नहीं मिल पाई है। लेकिन ये माल रोड का इलाका है, ये देख सकते हैं कि जिस तरह से सुबह से ही लोग यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती थी वीकेंड के दौरान, और यहाँ पर इस बार अभी खालीपन दिख रहा है और जो लोगों की भीड़ है वो नहीं दिख रही है। जिला प्रशासन ने खास तौर पर तैयारियां की हैं कि जो माल रोड है यहाँ पर एंट्री उन्हीं गाड़ियों को दी जाएगी जिनके पास होटल की बुकिंग होगी। हालांकि 3 तरह का प्लान और जिला प्रशासन या पुलिस ने तैयार किया है। जो मुक्तेश्वर जाने वाले हैं उनको अलग रूट दिया गया है, जो नैनीताल आने वाले हैं उनको अलग रूट दिया गया है, जो भंवाली पिथौरागढ़ जाने वाले लोग हैं उनको अलग रूट दिया है। तो अभी 12 से 1 बजे के बाद जिस तरह के हालात जो टूरिस्ट आ रहे हैं, 12 से 1 बजे के अंतराल में पता चल पाएगा कि किस तरह से, यानी ये जो सख्ती है इसका असर कुछ जगहों पर तो दिखाई दे रहा है। प्रशासन की तरफ से कोशिशें जारी है, लेकिन लोगों की तरफ से लापरवाही भी लगातार दिखाई दे रही है। अपडेट्स आप लोगों से लेते रहेंगे। फिलहाल जावेद, वीरेंद्र, तुषार और आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहां आज ब्लॉक प्रमुखों के 476 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। सुबह 11 बजे से लेकर मतदान शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक यहां वोट डाले जाएंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे से मतगणना कराई जाएगी। राज्य की 825 ब्लॉक प्रमुखों में 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि राज्य में उसके प्रत्याशियों की बड़े पैमाने पर निर्विरोध जीत हुई है। इससे पहले नामांकन के दौरान कई जिलों में हिंसा की भी खबरें आई थी। बहराइच से हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्या ताजा स्थिति है? जो चुनाव होने वाले हैं, 11 बजे से मतदान होगा 3 बजे तक, किस तरह की तैयारी, क्या माहौल? देखिए, पूरी बात दर्शकों को बता दूं कि आज 11 बजे से 3 बजे तक आज जो है वोटिंग होगी। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए बहराइच में 14 पद हैं, जिसमें से 7 निर्विरोध हो चुके हैं। हालांकि जो बहराइच की VIP सीट थी, सहकारिता मंत्री के जो लड़के थे सौरभ वर्मा, वो भी निर्विरोध चुने गए हैं। 7 सीटें निर्विरोध हैं और 7 सीटों पे सपा का जो समर्थित कैंडिडेट है और भाजपा के जो समर्थित कैंडिडेट है उनके बीच कड़ी टक्कर है।
आपको बता दूं कि नॉमिनेशन के दौरान में बहराइच में हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है और लगातार जो पीएससी के बटालियन है और जो एसएसबी के जो जवान है उनको लगा दिया गया है और पूरे चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच में आज मतदान होगा। 11 बजे से 3 बजे तक मतदान चलेगा। 3 बजे के बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो सबके सामने होगा। आपको भी बता दूं कि हिंसा हुई थी, जो सपा के कार्यकर्ता है उन्होंने हिंसा की थी नॉमिनेशन के दौरान, उनसे सख्ती से जिला प्रशासन ने जो है निपटा था। लेकिन जो है उसके बाद भी अब जो स्थितियां बहराइच में है बिल्कुल सामान्य है। 14 सीटों पे 7 सीटों पे जो है निर्विरोध भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो चुने गए हैं, लेकिन 7 सीटों पे अभी भी सपा और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच कड़ी टक्कर है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ गए हैं। अजीत, कई जगह तो निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, लेकिन कई जगह आज मतदान है। किस तरह के हालात और ताजा अपडेट? देखिए बिल्कुल प्रशांत, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है और जिस तरह कल और परसों में हिंसा देखने को मिली उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जो पुलिस की तरफ से 14 जगह मुकदमे दर्ज करे। आपको बता दें कि 825 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने थे, जिसमें से 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हो गए और 476 पदों पर आज नामांकन हो रहा है। तो जहां जहां विवाद हुआ था, विशेष तौर से सीतापुर हो, लखीमपुर खीरी हो, या इसके अलावा जो गोंडा का इलाका था, फैजाबाद का इलाका था, फतेहपुर था, जौनपुर था, वहां पर विशेष सुरक्षा बढ़ती जा रही है। और खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि कहीं कोई कमी नहीं हो, भारी फोर्स लगाई जाए, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कार्रवाई की जाए। कन्नौज में भी कल ऐसे देखने को मामला हुआ था, उन्नाव में हुआ था। तो आज मतदान चूंकि 11 बजे से शुरू होने वाला, अब से थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा। 11 से 3 तक रहेगा और सभी बूथों पर जहां 476 ब्लॉकों पर ये मतदान हो रहा है, वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है कि कल और परसों की जो घटना हुई थी वो कम से कम देखने को ना मिले और ना ही विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका मिले, क्योंकि सरकार इस बात को बखूबी जानते हैं। जिस तरह जिला पंचायत में उन्होंने 67 सीटें जीती और एक मैसेज देने की कोशिश की कि हमारा जनाधार कम नहीं हुआ। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी 397 पदों पर यानी लगभग 400 पदों पर निर्विरोध जो ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं वो बीजेपी कोटे से आते हैं। तो एक बीजेपी ये चाहती है कि विदाउट हिंसा, कहीं हिंसा ना हो, कहीं बवाल ना हो और हम एक मैसेज देने में कामयाब हो। हालांकि कई जिलों में विवाद हुआ जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नाराज हुए और कल उन्होंने एसीएस होम और डीजीपी की बैठक बुलाई और लखीमपुर खीरी के पसगवां थाना के सभी कर्मचारियों को 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया। तो एक मैसेज सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से है कि चुनाव तो होगा लेकिन बगैर बवाल के होगा। तो इसको लेकर अब आज 11 बजे से उत्तर प्रदेश के 476 ब्लॉकों पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए मतदान शुरू होगा। प्रशांत जी, आप बने रहें हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 825 ब्लॉक प्रमुखों में 349 निर्विरोध चुन लिए गए। बीजेपी ने इनमें से 334 ब्लॉक प्रमुखों पर जीत का दावा किया है और जबकि अपनी बाकी जगहों पर दूसरी पार्टियों को जीत मिली। 825 ब्लॉक प्रमुखों में बीजेपी के करीब 795 पदों पर अपने अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए हैं। वहीं करीब 30 ब्लॉक प्रमुखों के पदों पर उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के नेताओं के बीच विवाद की वजह से वहां पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया। दावा है कि 795 ब्लॉक प्रमुखों में बीजेपी के 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अखिलेश, निर्विरोध निर्वाचन हुआ है लेकिन हिंसा की भी घटनाएं हैं। किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और क्या ताजा स्थिति बहराइच में और आसपास आप देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बहराइच में जो है 7 पदों पे निर्विरोध भाजपा प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद भी जो दूसरे ब्लॉकों में थे उसमें हिंसा हुई थी और लगातार उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया। हालांकि प्रशासन की तरफ से लापरवाही रही कि पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। उसके बाद जब बवाल हुआ, सपाइयों ने बवाल किया, बल्हा ब्लॉक में बवाल किया, पथराव किया, कई पुलिस वालों को चोटें भी आई। उसके बाद जो जिला प्रशासन हरकत में आया है और आज जो है उनका आज जो वोट डालने की जो दिन है उसके आज पोलिंग बूथों में इंतजाम हुआ है। सुरक्षा की कई टुकड़ियां लगाई गई हैं। यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं, पीएससी बल लगाया गया है, एसएसबी के जवान लगाए गए हैं। अब बहराइच में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आज नॉमिनेशन होना है। हालांकि जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है ये सत्ता पक्ष का होता है। उसके बाद हमेशा से विपक्षी लगाते रहे हैं कि ये जो सत्ता पक्ष है वो मशीनरी दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, कहीं पे कोई हिंसा ना हो, कहीं पे कोई बवाल ना हो। उसके बाद भी जो सपाइयों ने दंगा किया है उन पर विधिक कार्रवाई हुई है।
और लगातार अब बहराइच में जो है 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। लेकिन जो विपक्षी हैं वो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं सत्ता पे कि जो है सत्ता की तरफ से मनमानी की जा रही है, सरकारी आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। लेकिन आज मतदान है अजीत, लेकिन कई जगह निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, हिंसा की भी घटनाएं सामने आई है, अब सख्ती बढ़ाई गई है। लेकिन क्या वजह रही कि इस तरह की हिंसक वारदातें पेश आई? देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश के 825 ब्लॉकों में से 349 ब्लॉकों पर चुनाव निर्विरोध हो गए, यानी वहां के जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुन लिए गए। इसके अलावा 476 पदों पर वोटिंग हो रही है। लेकिन जिस तरह हिंसा हुई, आपने लखीमपुर में, खीरी में देखा, आपने सीतापुर में देखा, सड़कों पर किस तरह मुन्नी देवी जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उनके 2 प्रस्तावकों को अपहरण कर लिया गया, इसके साथ ही वहां गोलियां चले, बम दागे गए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंसा हुई, और ये हिंसा कहीं ना कहीं जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस प्रशासन था, उसका फ्लेवर था। इसीलिए मुख्यमंत्री नाराज हुए। एसीएस होम ने पहले ही ये कह दिया था सभी डीएम और एसपी से कि हर ब्लॉक मुख्यालय पर एक डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी होगा, लोकल के 2 थानाध्यक्ष और पूरी फोर्स होगी। लेकिन जैसा हुआ नहीं, जहां भी लापरवाही हुई, या तो बीजेपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए, या निर्दलीय प्रत्याशी सपा के भिड़ गए, या भाजपा के भिड़ गए। तो आपसी वर्चस्व की लड़ाई में ये जो हिंसा हुई है उसको लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया और ये कह दिया कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर समाजवादी पार्टी के। सीएम ने कहा कि दल कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और बाकायदा एक निर्देश जारी किया गया, देर रात को डीजीएल और एसीएस आदेश दिए हैं, सख्त कार्रवाई की बात कही है। कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान 2 दिन पहले कई जिलों में जमकर हंगामा हुआ, हिंसा हुई है, कुछ जगहों पर बमबारी हुई है, फायरिंग हुई है। अलीगढ़ हो या फिर लखीमपुर खीरी हो, गोरखपुर, पीलीभीत हो या फिर गोंडा, देवरिया, सभी जगहों की तस्वीरें करीब एक सी दिखाई दे रही है। कुछ जगहों पर तो हाथापाई और मारपीट की घटना भी हुई है। हालात तो काबू में करने के लिए पुलिस ने कई जगह पर लाठीचार्ज भी किया है। सीतापुर, जौनपुर, एटा, बहराइच, कानपुर, गोरखपुर और रायबरेली में जमकर बवाल हुआ। कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनके ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवारों को नामांकन ही नहीं करने दिया और नामांकन के पर्चे फाड़ दिए। हालांकि बीजेपी ने इसका खंडन किया। पीलीभीत से हमारे सहयोगी परवेज सीधे जुड़ रहे हैं। परवेज, कई हिंसक घटनाएं भी सामने आई है, क्या ताजा हालात इस वक्त बने हुए हैं जब कई सीटों पर आज मतदान है 11 से 3? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले यहां पर अमरिया ब्लॉक है जहां पर जमकर मारपीट हुई थी। उसके बाद रात में जो है बरखेड़ा ब्लॉक में 2 प्रत्याशियों में, समाजवादी प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशियों में मारपीट हुई। यानी कि यहाँ पर आपको पूरा आंकड़ा बताते चलें कि यहाँ पर 7 ब्लॉकों में चुनाव होना था, जिसमें 2 बीजेपी ने निर्विरोध चुन लिए गए थे। उसके बाद आज 5 ब्लॉकों में चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस रखी है, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पर हिंसक झड़पें हुई थी और काफी मारपीट देखने को मिली थी। और अब इसीलिए सख्ती भी बढ़ती जा रही है और शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इसके लिए आदेश भी दिया गया है। अजीत, लेकिन जो सबसे खास बात है कि पिछले 2 दिनों में कई जगह हिंसक वारदातें पेश आई है। आज किस तरह से आश्वस्त किया गया है कि अब ऐसी हिंसक वारदात ना हो, क्योंकि आज तो मतदान हो रहा है कई जगहों पर? देखिए बिल्कुल, जिस दिन मतदान होता है उस दिन भी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं उनकी खरीद फरोख्त की संभावना रहती है, उनके अपहरण की संभावना रहती है। और जो हिंसा पिछले 2 दिनों में हुई उसको लेकर सरकार कहीं न कहीं सतर्क हो गई, प्रशासन के लोग सतर्क हो गए और इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया, डीजी की तरफ से निर्देश दिया गया, सभी डीएम एसपी को कहा गया कि जो भी संवेदनशील बूथ है और जहां इस बात की संभावना है कि वहां विवाद हो सकता है, सारे अधिकारी मौके पर रहेंगे। अगर कोई अधिकारी मौके पर नहीं रहता और विवाद होता है तो सीधे उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीएम और एसपी की जिम्मेदारी कल ही मुख्यमंत्री ने तय कर दी। बिल्कुल, यानी पिछली वारदातों के बाद अब सख्ती बरतने के आदेश दे दिए गए। वहीं एक और बेहद अहम खबर, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी बहस शुरू हो चुकी है। यह बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, जिसका मतलब यह हुआ कि अदालत ने देश में हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून होने की बात पर जोर दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या जाति से ताल्लुक रखता हो। तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा कि भारत धर्म, जाति और संप्रदाय जैसी चीजों से ऊपर उठ चुका है और आधुनिक हिंदुस्तान में इस तरह की बंदिशें खत्म हो रही है। इसीलिए
अब शादी और तलाक दोनों में दिक्कत आ रही है और इसीलिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, यह कोर्ट ने कहा है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी के अश्विनी उपाध्याय का क्या कहना है, यह भी आपको सुनवाते हैं। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, अर्थात ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। और फिर संविधान के अंदर आर्टिकल 44 है जो कहता है यह सरकार की ड्यूटी है कि वो देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करे। जब इस देश के सभी नागरिकों का ह्यूमन राइट समान है, सिविल राइट समान है, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समान हैं, तो फिर उनके लिए साथ ही भेदभाव क्यों हो रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह टिप्पणी क्यों की, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल जिस तलाक के मामले में हाई कोर्ट सुनवाई कर रही थी उसमें महिला मीणा जाति से संबंधित है, जबकि पति हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की मांग कर रहा है। महिला का दावा था कि वो मीणा जाति से संबंधित है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू नहीं होता और इस तरह के मामलों पर फैसला पंचायत लेती है। ऐसे में कोर्ट के सामने यह सवाल खड़ा हो गया था कि तलाक पर निर्णय हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो या फिर मीणा जनजाति के नियमों के हिसाब से किया जाए। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, आप बेहद नजदीक से नजर बनाए हुए थे कोर्ट के इस फैसले पर। इस पूरे मामले में जो बात कोर्ट ने सामने रखी है वो क्या? देखिए, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी। 27 पन्नों का उन्होंने अपना आदेश में साफ साफ लफ्जों में कहा है कि अब देश को जरूरत है यूनिवर्सल सिविल कोड की, ताकि अब देश में हर किसी के लिए एक ही कानून लागू हो। दरअसल अब उन्होंने अपने आदेश में ये लिखा है कि अब जो लोग हमारे देश में रहते हैं सभी धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठ चुके हैं और इसी वजह से जो है अब कानून एक ना होने की वजह से कि शादियों में और डाइवोर्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। दरअसल एक मामला फैमिली कोर्ट निचली अदालत के सामने आया था जिसमें पति जो है हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक डाइवोर्स चाहता था, तलाक चाहता था और पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति से आती है, लिहाजा उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। और इस मामले पर निचली अदालत ने, फैमिली कोर्ट ने जो पति थे उनकी याचिका को रद्द कर दी थी और उसी के अपील में जो है पति हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे। हाईकोर्ट ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जो पति की जो अपील थी उसे स्वीकार कर लिया है और फैमिली कोर्ट को कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से डाइवोर्स के केस में ये पूरी तरीके से सुनवाई करें। और उसी पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने ये अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यूनिवर्सल सिविल कोड की आज आवश्यकता है। 1985 में उन्होंने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में साफ साफ लफ्जों में कहा था कि यूनिवर्सल सिविल कोड लागू कर देना चाहिए, लेकिन 3 दशक बीत जाने के बाद भी, उससे भी ज्यादा का वक्त हो गया, अभी भी यूनिवर्सल सिविल कोड लागू नहीं हुआ। लिहाजा जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि कानून मंत्रालय को उनके आदेश की कॉपी और 1985 में दिए गए आदेश सुप्रीम कोर्ट के, उस दोनों आदेश की कॉपी को कानून मंत्रालय को भेजा जाए ताकि वो इस पर विचार कर सके। यानी सीधे सीधे हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पर केंद्र सरकार कुछ करे ताकि जो दिक्कतें आ रही हैं, अब केंद्र सरकार से इस ओर ध्यान देने के लिए हाईकोर्ट ने कह दिया है। वरिष्ठ वकील एसके झा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। एसके झा साहब, दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना कि अब इस तरह से ध्यान देने की जरूरत है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को एक समान कानून से फैसला उनका किया जाए, किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को? साहब, ऐसा है कि 1960 में मीना कम्युनिटी को आदिवासी समाज में जोड़ा गया था। आज मीना समाज के कई सारे लोग अच्छी एजुकेशन पाकर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन चुके हैं। अब जब उनका किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उन्हें यह कहा जाता है कि आप पंचायत में जाइए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 7 SCC 192 में पंचायत को बैन कर दिया है। अब कोई भी हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो जी, उनको तलाक लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो हमारे क्लाइंट थे सत्यप्रकाश मीना, वो भी मीना कम्युनिटी से हैं।
और उनकी वाइफ भी मीना कम्युनिटी से है। शादी सारे हिसाब से हिंदू रीति रिवाज से की गई थी, वो हिंदुआइज्ड हो गए थे, लेकिन उन्हें तलाक के लिए पंचायत में जाने को कहा जा रहा था। इस कारण हमने हाई कोर्ट में अपील की थी और माननीय हाई कोर्ट ने सारे फैसला को, अलग अलग हाई कोर्ट के फैसला को देखते हुए और ये सुप्रीम कोर्ट का जॉर्डन डिंगदेव वर्सेस एसएस चोपड़ा वाले केस को देखते हुए फिर से केंद्रीय सरकार को आदेश दिया है कि आप इस केस को देखें और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में एक कदम बढ़कर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अब खुद हाई कोर्ट ने यह बात कह दी है, लेकिन हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का रिएक्शन क्या है। कानून बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन कानून बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ पार्लियामेंट की है, कौन सा कानून बनाए कौन सा ना बनाए। इसलिए अगर कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर है, उनको डायरेक्शन देने का कोई हक नहीं है कि पार्लियामेंट ऐसा कानून बना दे। नीरज हमारे सहयोगी भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, अगर हाईकोर्ट ये कह रहा है कि अब केंद्र सरकार देखे इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वक्त आ गया है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से इस आदेश के बाद? देखिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का बार बार ये मत रहा है, उनके तो एजेंडे में भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो बार बार इस बात की दुहाई दी जाती रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि प्रगतिशील समाज के लिए जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें, अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ये बार बार कहती है कि ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं लगता, और बाकी दूसरी पार्टियों का भी लगभग इसी तरह का मत है। विपक्ष की पार्टियों की अगर बात करें, शिवसेना की बात करें, आपको याद होगा जब ट्रिपल तलाक का मसला 2016-17 में उठा था, तब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला बहुत तूल पकड़ा था, तब भी विपक्षी पार्टियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सवाल खड़े किए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तब की सहयोगी शिवसेना ये कहती रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो भी समर्थन करती रही है। तो अब जबकि हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद और लॉ मिनिस्ट्री को पूरे फैसले की कॉपी भेजने के बाद अब ये बहस का मुद्दा तो होगा ही आने वाले वक्त में। देखना होगा कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है कि नहीं। केंद्र सरकार का स्टेप क्या होता है इस पूरे मामले में, जबकि हाईकोर्ट ने ये बात कह दी है, अब इस पर केंद्र सरकार की ओर से भी देखा जाएगा उनका क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित, एडवोकेट एस के झा आपका भी शुक्रिया, और आपका भी नीरज बहुत बहुत शुक्रिया। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर SQR इलियास ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना रिएक्शन दिया है। पहली बात तो ये गलत है कि हमारा देश जो है वो धर्म और जाति से ऊंचा उठ चुका है। अभी भी देश की अक्सरियत धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती है और धर्म के उसूलों पर ही अमल करना चाहती है। दूसरी बात ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, देश का जो संविधान है, उसमें भी ये बात साफ तौर पे कही गई है, जिसमें देश के ट्राइबल्स को, खासतौर से मीज़ो और कुकी ट्राइबल्स को ये आश्वासन दिया गया है आर्टिकल 371 में कि देश का लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो उनके फैमिली लॉज को सुपरसीड कर सके। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की बड़ी पहल की है, जिसके लिए राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी योजनाओं का फायदा ना दिए जाने का भी इसमें जिक्र किया गया है। इस विधेयक के ड्राफ्ट को जनता की राय मांगने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। लोग 19 जुलाई तक इस पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने से पहले पर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं।
जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है किसी राज्य के लिए, किसी बड़े देश के लिए, क्योंकि जब जनसंख्या नियंत्रित होगी तो हम सबको संसाधन पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए ये कानून सबके लिए आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है। सॉरी, ओवैसी को मंजूर होगा? नहीं, ओवैसी के मंजूर होने ना होने से क्या होगा, जनता के हितों के लिए लाया जा रहा है, देश हित में, प्रदेश हित में लाया जा रहा है कि हम प्रदेश का चौमुखी विकास में और तेजी से आगे बढ़े, इसलिए लाया जा रहा है। इनको उसमें अपनी कहीं ना कहीं राजनीति दिख रही है, क्योंकि ये बांटने वाले लोग हैं। इन्होंने तो धर्म के आधार पर देश बंटवा दिया इनके बुजुर्गों ने। अब ये फिर आज यहाँ पर कोई नई अपनी लेकर डपली और अपना राग घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार कानून लाना चाहती है, लोगों से सुझाव मांगे हैं। तो उधर समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया का रिएक्शन क्या है, ये भी आपको सुनाते हैं। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। कानून बनाने की अब पहल योगी सरकार ने की है, मकसद है जनसंख्या नियंत्रण। कांग्रेस नेता का क्या कहना है इस पर, वो भी आपको सुनाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। सदन में बात कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए। हर शख्स चाहता है जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हो, लेकिन सबके विमर्श से हो, दबाव में हो। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मदर डेयरी ने 11 जुलाई 2021 से दिल्ली एनसीआर में अपने तरल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें सभी तरह के दूध के लिए लागू होंगी। दूध की कीमतों में आखिरी बार करीब 1.5 साल पहले दिसंबर 2019 में बदलाव किया गया था और अब एक बार फिर यह बढ़ोतरी की गई है। मदर डेयरी के दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की यह बढ़ोतरी है। 1.5 साल पहले दूध में बढ़ोतरी हुई थी रेट में, और उसके बाद अब 1.5 साल बाद एक बार फिर से मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ाई है। मदर डेयरी ने 11 जुलाई 2021 से दिल्ली एनसीआर में अपने तरल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें सभी तरह के दूध के लिए लागू होंगी। दूध की कीमतों में आखिरी बार करीब 1.5 साल पहले दिसंबर 2019 में बदलाव किया गया था। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।